नो एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एनर्जी तो यहाँ होनी चाहिए ना। आज आप लोग डिग्री ले रहे हैं, राइट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। डैश पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ख़वातीन जो इस इंस्टीट्यूशंस की बैकबोन हैं, और आज के इस प्रोग्राम में शरीक ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स, पेरेंट्स एंड गार्डियंस एंड अदर गेस्ट्स। बड़ी खुशी है आज इस कन्वोकेशन के प्रोग्राम में हाज़िरी देते हुए। अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे यहाँ पहुँचाया और आप लोगों की तरफ से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई। मैं उसकी बारगाह में शुक्र बजा लाता हूँ। शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूँ जो लड़के और लड़कियाँ ग्रेजुएट हुए हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नाजिल करे, खुशियाँ नाजिल करे, और अल्लाह ताला आप पर सकीनत नाजिल करे, और अल्लाह ताला इस इल्म को आपके लिए मुफीद बनाए, नाफ़े बनाए, दीन और दुनिया की तरक्की का ज़रिया बनाए। आज आप लोग बहुत खुश होंगे यकीनन, है नहीं? हैप्पी, खुश? यस। जब खुश होते हैं तो हमारा एक तरीक़ा होता है कि खुशी में हम अल्लाह ताला का शुक्र पहले अदा करते हैं, और इस दिन खुशी के दिन ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करते हुए कभी 2 रकात शुक्राने की नमाज़ भी अदा करते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों ने शुक्राने की नमाज़ अदा की हो, इसलिए कि ज़िंदगी के इस सफ़र में एक संग मील को, एक माइलस्टोन को आपने टच किया है। ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये सफ़र जारी है ज़िंदगी का। इस सफ़र में एक माइलस्टोन को आपने टच किया है, आगे और बहुत से माइलस्टोन्स आने वाले हैं। तो उसके करम से आज आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो 2 रकात शुक्राना भी अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, गरीब को सदक़ा दें। यह हमारा तसव्वुर है। दूसरों के यहाँ जब खुशी मनाते हैं तो अखलाक़ी हुदूद को तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अखलाक़ी हुदूद को, अक्सर व बेशतर लोग जब खुशी में आपे से बाहर हो जाते हैं तो अखलाक़ी हुदूद को पार कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि शाहीन के बच्चे इंशाअल्लाह आज बहुत खुश होंगे और खुदा के हुजूर सजदे शुक्र बजा लाएंगे। आपकी कामयाबी में 4 रोल हैं। सबसे पहला तो अल्लाह ताला का किरदार है, अल्लाह ताला का रोल है, अल्लाह ताला का एहसान है। उसके एहसान के बग़ैर आज ग्रेजुएट नहीं हो सकते थे। हम में से कोई भी आदमी जब कामयाब होता है तो कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला की मदद होती है, नुसरत होती है, इसलिए पहले उसका शुक्र अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर वालिदैन ही, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से, लाड़ो प्यार से पाला, जिन्होंने अपने लख्त जिगर को, अपने बच्चों को अपने घरों से दूर भेजा, जिन्होंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई खर्च किया आप पर और आपकी हर ज़रूरत की तकमील की, उनका बड़ा किरदार है आज आपके ग्रेजुएशन में। उन्हें भी याद रखेंगे आज, और आज से उनके सिलसिले में हमारा एटीट्यूड और मोहब्बत का और शुक्रगुजारी का होना चाहिए। तीसरे नंबर पर शाहीन का है। शाहीन ने, मैंने करीब से देखा, मुझे सर ले जाकर दूसरे इंस्टीट्यूशंस दिखाए वहाँ जो महमूद गावान यूनिवर्सिटी के सामने है, तो मुझे उस वक्त पता चला कि शाहीन यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं देता है। शाहीन में सिर्फ नीट की तैयारी नहीं होती है, शाहीन में इंसानों को इंसान बनाया जाता है, किरदार साजी की जाती है, शख्सियत साजी की जाती है, अच्छे बच्चे बनाए जाते हैं। उस दिन अब्दुल कदीर साहब ने कहा मुझसे, अमीन साहब मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए। वहाँ ले गए उस इंस्टीट्यूशन में, कई बच्चियाँ बैठी हुई थी, और आपने गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पूछा कि शाहीन में आने से आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट 80-90% बच्चों ने कहा कि ये हमें फ़ायदा हुआ। फिर आपने माइक दिया, पूछा कि क्या क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे पहले एक लड़की ने कहा कि यहाँ आने के बाद हम अच्छे इंसान बन गए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है शाहीन में आने की। फिर उसके बाद पूछा कि दूसरा क्या मिला यहाँ आने के बाद,
कहा कि हम जब घरों में थे तो हमें ना इस्लाम मालूम था, ना हमें नमाज आती थी, ना हमें दीन से कोई रग़बत थी और शौक़ था। यहाँ आने के बाद जो दूसरी चीज़ हमने हासिल की वो नमाज़ों की पाबंदी, ये उन्होंने कहा। तीसरे नंबर पर कहा, लड़कियों ने पूछा तीसरा फ़ायदा क्या हुआ? लड़कियों ने कहा कि हम अपनी माँओं का एहतराम अब करना सीखे, इससे पहले हमेशा झगड़ा करते थे। हाथ उठाने के लिए कहा गया तो तकरीबन 50% बच्चियों ने कहा शाहीन में आने से पहले हम अपने माँ बाप की कदर कीमत नहीं जानते थे, यहाँ आने के बाद उनकी इज्जत हमारे दिलों में बढ़ी, अब हम उनके साथ झगड़ा नहीं करते बल्कि उनके साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं। ये तीसरी कामयाबी उन्होंने बताई। तो इस तरह से शाहीन यहाँ आपको न सिर्फ डिग्री दे रहा है बल्कि उसने नॉलेज भी दिया और उसने हकीकी ज़िंदगी से तारुफ कराया। वरना वो क्या ज़िंदगी है जिसमें ना खुदा मालूम हो, ना माँ बाप मालूम हो, ना ज़िंदगी की कोई हकीकत मालूम हो। असल ज़िंदगी की कद्र कीमत शाहीन में आने के बाद आपको मिली है। तो ये तीन चीज़ें शाहीन ने दी हैं, डिग्री दी है, नॉलेज एंड विजडम दिया है और ज़िंदगी क्या है इसका एहसास दिया, इसका तसव्वुर दिया। इन लोगों को भी आप शुक्रिया अदा करें और इनके लिए भी दुआ करें जो ज़िम्मेदारान हैं। बहुत बड़ा कारनामा है। और चौथे नंबर पर आपकी मेहनत है, आपका स्मार्टनेस है। आपने जिस तरीके से मेहनत की है उसके नतीजे में आज आप डिग्री याफ्ता हो गए। ये गोया आपकी कामयाबी के पीछे ये 4 एलिमेंट्स हैं। नाउ वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ग्रेजुएशन के बाद आप हकीकी दुनिया में कदम रख रहे हैं। हकीकी दुनिया, द रियल वर्ल्ड, हिंदुस्तान में आप पहुंचेंगे, मैदान में जाएंगे, काम करेंगे, क्लासरूम से बाहर निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ की एक बड़ी दुनिया मौजूद है। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ ही साथ चैलेंजेस भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि इस वक्त कमाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिस्टम ख़राब है एक अलग बात है, लेकिन ये है कि आज की दुनिया में ये आए। किसी ज़माने में जब हम लोग मतलब ये है कि गूगल फ़ोन वगैरह गूगल इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, तो कहा जाता था कि जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करना ना जाने, जो आदमी इंटरनेट इस्तेमाल करना ना जाने, आज के ज़माने में ग्रेजुएट होकर भी, पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी, डॉक्टर इंजीनियर होकर भी ही इज़ सपोज टू बी एन इलिटरेट कहा जाता था एक ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में जिसे ये आई इस्तेमाल करना ना आता हो, वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री सब कुछ होने के बावजूद ही विल बी सपोज टू बी एन अनएजुकेटेड अगर उसके पास ये आई स्किल्स ना हो। एआई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मशीन लर्निंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिग डाटा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डाटा एनालिटिक्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बेशुमार मैदानों में आप आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया बहुत वसी है, एक दो मैदान नहीं बल्कि सैकड़ों मैदान खुले हुए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि इस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है और हम उन्हें सलाम करेंगे, हम उनको कदर मंजिलत से देखते हैं। जेन ज़ी को, जिन्होंने वो काम कर दिखाया जो गुज़िश्ता 12 सालों में नामुमकिन था और उन्होंने एजुकेशन को मौजूद बहस बना दिया। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिया। अब जेन ज़ी नहीं, जेन अल्फ़ा की बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कलेक्टर के सामने खड़े होकर बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारे पास स्कूल है लेकिन यह है कि क्लासेस नहीं, क्लासेस हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो किताबें नहीं है, और किताबें और टीचर हैं तो टॉयलेट्स नहीं है, पानी नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इस वक्त आगे बढ़कर बात कर रही हैं। तो चैलेंजेस में से एक हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कोर्स फ्लॉड है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी मसला है। जी बैठ जाइए। अगर जगह नहीं है तो यहाँ भी आ जा सकते हैं, 4 सीट्स यहाँ मौजूद हैं। कोई नहीं है स्पेशल गेस्ट, आप ही लोग हैं आज स्पेशल गेस्ट, आप ही के लिए सेशन है। यू कैन कम ओवर हियर। तो मैं बता रहा था कि चैलेंजेस तो हैं इस मुल्क में। अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, एजुकेशनल सिस्टम का फ्लॉड होना एक चैलेंज है, पॉवर्टी एक चैलेंज है, हेट पॉलिटिक्स एक चैलेंज है, रिग्ड इलेक्शंस एक चैलेंज है। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। भाई दुनिया कभी चैलेंजेस से खाली नहीं रही। आज भी चैलेंजेस थी, कल भी चैलेंजेस थे और आइंदा कल भी चैलेंजेस होंगे। लेकिन आप जैसे स्मार्ट बच्चे इसी में से नेविगेट करके अपना रास्ता निकालेंगे। नॉलेज चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। अगर ये हो तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से आप निकलेंगे तो 4 में से एक रास्ता आपके पास मौजूद है। नंबर 1 ये है
कि आप यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है कि तालीम को जारी रखें, तालीम को जारी रखने के बाद रिसर्च में चले जाएं। दुनिया जो आज हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दे रही है वो रिसर्च के ज़रिए से है, R&D के ज़रिए से है। बड़े बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। अभी जो अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई है उसमें पुराने ज़माने की जो जंग है 20th सेंचुरी की जो वॉर है उसमें नेवी का इस्तेमाल होता था और एयरफोर्स का इस्तेमाल होता था, मिलिट्री का इस्तेमाल होता था, लेकिन 21st सेंचुरी में ये सब चीज़ें बेकार हो गई। और हमने देखा कि अमेरिका इतनी ज़बरदस्त क़ुव्वत रखने के बावजूद घुटने टेकने पर क्यों मजबूर है? इसलिए कि साइबर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए से जो डिजिटल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, ये वॉरफेयर एक नई चीज़ है, दुनिया को अब समझ में आया। खासकर यंगर जनरेशन के लिए इसमें भी बड़ा स्कोप है। तो R&D में कुछ लोग जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वन पाथ, कैरियर पाथ। दूसरा ये होगा आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे। हो सकता है IAS ऑफिसर बने, हो सकता है कि IPS ऑफिसर्स बने, हो सकता है कि कुछ और बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, जॉब्स में जाएंगे। नंबर 3 ये है कि MNCs में जाएंगे, प्रोफेशनल्स बनकर, CA बनकर, मैनेजमेंट के जिम्मेदार बनकर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जाएंगे। चौथा रास्ता है एंटरप्रेन्योर बनने का, ताजिर बनने का। आप में से कितने लोग हैं जो ताजिर बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? अरे कोई नहीं, एक ही बच्ची है, 2 बच्चियां हैं, बाकी इधर भी नहीं, लड़के कुछ नहीं करना चाहते। लड़कों में से कितने हैं जो तिजारत करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो? अरे भाई इतना क्या, छोटी दुकान खोलना है, पान का डब्बा खोलना है? बड़ी तिजारत करें भाई, जितना ऊपर उठाइए हाथ। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, मिलियनर्स, बहुत बड़े ताजिर और करोड़पति? कितने लोग बनना चाहते हैं? देखिए पीछे लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 25, और इधर भी माशाल्लाह। भाई एक दुनिया मौजूद है, इस पर तसव्वुर जहन रखिए। डॉक्टर भी बन जाएं, डॉक्टर भी बन जाएं तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोविड के ज़माने में 2 लेडी डॉक्टर्स ने सोचा कि भाई हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो उन्होंने ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन शुरू किया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने नर्सेस की ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद विलेजेस में, गांव में नर्सेस उसको बिठा दिए, ऑनलाइन डॉक्टर आती है स्क्रीन पर, और पहले जो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट करना है, छोटी मोटी चीज़ें, वो सब वहीं हो जाती हैं, और बुखार खांसी है तो वहीं दवा भी हो जाती है। और वहाँ पेशेंट्स को 20 25 50 रुपए में, यानी बड़े डॉक्टर्स, बड़े हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं। करते करते इन 2 लड़कियों ने उसे इतना बड़ा बिजनेस बना दिया कि आज उनके साथ 20,000 डॉक्टर्स ऑनलाइन काम करते हैं। इट्स ए ह्यूज 20,000 डॉक्टर्स इन वन कंपनी, इन वन प्लेटफॉर्म। लड़कियों ने ये इजाद किया। अगर चाहें तो 2 लड़कियां मिलकर इस तरह से बिजनेस कर सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि यू बिकम इंजीनियर, यू बिकम डॉक्टर, यू बिकम वॉट एवर यू वांट टू बी, लेकिन ये है कि एक होता है नौकरी करना, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप करना, यानी बिजनेस करना, नए रास्ते तलाश करना, समाज की जो ज़रूरत है वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन मॉडल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं कई जगह ये बात कर चुका हूँ। हमारे पास एक तस्वीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गरीब थे, नादार थे, मुफलिस थे, पैवन लगाकर कपड़े पहनते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। सुना है आपने? यही था, ऐसे ही थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं भाई, ये गलत बात है जो हमें बताई गई है। घर में चूल्हा ना जलना वो अच्छे अच्छे लोगों के घरों में भी कभी होता है। मदीना जाने के बाद सने हिजरी 5 और 6 में ये तकलीफ का ज़माना गुजरा है, लेकिन जब पैदा हुए तो बहुत बड़े पैसे वाले थे अपने आप में। हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद का इंतकाल कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल कहाँ हुआ? मदीना में क्यों हुआ? तो मक्के के आदमी थे, मदीना में क्यों हुआ? है? तिजारत करते थे ना, ताजिर थे, तो माल लेकर आ रहे थे। वो माल किसका बना आखिरकार? अगर अब्दुल्ला इंतकाल कर जाएं तो वो कैपिटल अमाउंट किसका है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जब पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे वाले पैदा हुए। अपना खास घर मौजूद था, जो अब तक मक्के में वो घर मौजूद है। जो भी जाते हैं हज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखते हैं। आपके अब्दुल्ला की कनीज नौकरानी थी, वो आपको मिला। बकरियों का रेवड़ था, वो आपको मिला। किसने कहा कि गरीब पैदा हुए? और आपने इतनी 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 तिजारत की कि आपकी जब शादी हुई तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कितना महर दिया? हमारे ज़माने में, एक ज़माने में था 786 रुपये देते थे, 786 रुपीज़। उससे पहले शायद 300-400 रुपये देते थे। कितना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? किसने कहा भाई? कौन बच्ची है भाई वो इंटेलिजेंट? 20 ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। एक ऊंट की कीमत राजस्थान में 1.5 लाख रुपए है, तो 20 ऊंट की कीमत कितनी हुई? कितनी हुई? 30 लाख। हम में से कोई आदमी नहीं है यहाँ, जितने बड़े बैठे हैं, उन्होंने अपनी बीवी को 30 लाख रुपए महर दिए हों। हम लोगों ने 3 लाख रुपए भी नहीं दिए। आपके लिए हमने एम्पावर किया कि आपकी शादी का वक्त आए तो इतना ज्यादा महर मांग भी सकती हैं चाहें तो। खुश हो? बीवी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंटरप्रेन्योर थी, बड़ी ताजिर थी, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करती थी। उस जमाने में लोकल कमोडिटीज नहीं बेचती थी, चावल दाल नहीं बेचती थी जिसमें 1 रुपए का मार्जिन हो, सब्जी तरकारी नहीं बेचती थी जो पेरिशेबल आइटम है, प्रॉफिट आया ना आया तो नुकसान में बेच के चले जाता है ताजिर। रेयर कमोडिटीज बेचती थी। चाइना से जो आइटम आता था, इंडिया से जो आइटम आता था उस जमाने में, वो खरीदती थी, वो ले जाकर वहां बेचने का इंतजाम करती थी सीरिया में। वो एंटरप्रेन्योर ऐसी थी जो ट्रेड करती थी, जिसे आज के जमाने में हम इंपेक्स कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भाई ये विजन होना चाहिए लड़कियों के अंदर भी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हैं। एक जमाने में वो कर सकती हैं, इट इज पॉसिबल फॉर देम। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े ताजिर थे। कितने बड़े ताजिर थे! कमाए मक्के में, मक्का छोड़कर मदीना गए तो कहा कि सब यहां रख कर जाओ मक्के में छोड़ दिया। मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहम तरीन काम किए उनमें से एक काम था अक़्द मुवाखा। ये टेक्निकल वर्ड है, अक़्द मतलब ये है कि दोनों मक्का और मदीने के सहाबी को भाई भाई का रिश्ता बनाया। एक मक्के का सहाबी, एक मदीने का सहाबी। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को एक सहाबी के साथ, साद बिन रबी के साथ भाई भाई का रिश्ता बना दिया। तो साद ने कहा, देखो अब्दुर्रहमान, तुम मक्के से आए हो खाली हाथ हो, मेरे पास 2 बाग हैं, एक बाग चाहे तो ले लो, मेरे पास 2 खेतें हैं, चाहे तो एक खेती ले लो। गैरतमंद इंसान दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता, चैरिटी पर जिंदगी बसर नहीं करता, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कहा कि मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, शो मी वेयर इज द मार्केट। पहला जुमला कहा, मुझे बताओ मार्केट कहाँ है, मैं वहां जाऊंगा बिजनेस करूंगा। खाली हाथ। आज जब लड़के और लड़कियों से कहा जाता है बिजनेस करना, तो पहले उनके जहन में आता है पैसे कहां से आएंगे, बैंक लोन लेना पड़ेगा। यह एक गलत आइडिया है। असल में बिजनेसमैन वो होता है जो जीरो कैपिटल से पैसे कमाए। पैसों से पैसे कमाना कौन सा बड़ा कमाल है भाई? जीरो कैपिटल से पैसे कमाना चाहिए, यह सीखना चाहिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मुझे बताया मार्केट कहां है। बताया कि मार्केट यहां है। वो चले गए। उस जमाने में यहूदियों का मार्केट होता था। मार्केट में ऐसा होता है कि डेली लोग हाथ बदल लेन देन करते हैं। जैसे अगर मेरी दुकान है, आप आए और मेरी दुकान में 5 आइटम लें और ये आइटम मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? भाई आप मेरी दुकान में आए, आपने बुके ले लिया, आपने फला ले लिया, मेहमान को देने के लिए सब कुछ ले लिया, गाउन ले लिया, टोपी ले ली, लेकिन ये आप मेरी दुकान में अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं? आप मेरे पास आए 5 आइटम लेने के लिए, दिस इज नॉट अवेलेबल इन माई शॉप, मुझे क्या करना होता है एज ए बिजनेसमैन? दूसरी दुकान से लाकर हमको दे देते, आपको दे देते हैं, है ना भाई? हम क्या कहते हैं, गोडाउन में है, अभी मैं मंगवाता हूं, इसके पास होता नहीं है।
कहता है भाई गोडाउन से मंगवाता हूं, पड़ोस की दुकान से मंगवा कर दे दिया, शाम में उनको पैसे दे दिया हमने। ये आपस में लेन देन मार्केट में होते रहता। अब्दुर्रहमान बिन औफ गए, कहा कि भाई ये ऊंट कितने का है? कहा कि ये ऊंट 50,000 का मान ले, मिसाल के तौर पर। कहा अच्छा ठीक है ऊंट दे दो, तो ऊंट लेकर आ गए। आकर नया मार्केट शुरू किया मुसलमानों ने, जिसे मदीना मार्केट कहते हैं, वो मार्केट अलग है, इस मार्केट में आ गए और उसकी रस्सी निकाल ली नाक से। भाई ऊंट कितने का? कहा कि 50,000 का, ले जाओ। ले लिया। अब ऊंट को ले जाने के लिए रस्सी चाहिए, अच्छा रस्सी भी चाहिए, लो रस्सी ले लो, 500 रुपये दो रस्सी के। समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्या काम किया उन्होंने? 500 रुपये कमाया नहीं कमाया? कैपिटल क्या था? जीरो कैपिटल। इस्तेमाल क्या किया? अकल। भाई 50,000 की ऊंट को ले आए, 50,000 में बेच दिया, 500 रुपये में रस्सी बेच दिया, वापस जाकर शाम में दे दिया। 2 4 5 टर्नओवर करने के बाद हाथ में पैसे खेलने लगे। फिर दही का बिजनेस किया, दूध का बिजनेस किया, मक्खन का बिजनेस किया, करते 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 इतना डाइवर्सिफिकेशन किया कि आपकी तिजारत बहुत फैल गई। जब वो इंतकाल करे तो उनका जो कैपिटल जो छोड़ा उन्होंने विरासत में, कहा जाता है कि 1,000 ऊंट उन्होंने छोड़े विरासत में, 10,000 बकरियां उनके पास मौजूद थीं। अब सुनिए, बीवियों को जो मिला, बीवी को तरका मिलता है 1/4। 1/4 एक आदमी अगर मर जाए, मेरे पास अगर 100 रुपये हो, मैं इंतकाल कर जाऊं तो 25 रुपये बीवी को मिलते हैं, बाकी 75 में बच्चों को मिलते हैं। तो बीवियों को जो मिला वो 84,000 दिरहम। एक दिरहम 4.4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है। मैंने इसको कन्वर्ट किया, 1/4 बीवियों को गया, 3/4 बच्चों को गया, कुल मिलाते हैं तो इट अमाउंट्स टू 2,000 करोड़ रुपीस, विच इज इक्विवेलेंट टू 226 मिलियन $। जिस दिन इंतकाल किए 226 मिलियन $, के आदमी थे, ओनली कैश है ये। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं मैं कह रहा हूं मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीनें थी और बहुत सी चीजें थी, सिर्फ कैश जो करेंसी है, दिरहम करेंसी 226 मिलियन $, विच इज इक्वल टू अराउंड 2,000 करोड़ रुपीस इंडिया के हिसाब से। कैपिटल कितना था? जीरो कैपिटल। ये है असल में मॉडल्स जिनको गौर से देखना चाहिए कि इफ यू रियली वांट टू बी अ ग्रेट बिजनेसमैन, यू नीड टू हैव सम क्रिएटिविटी, यू नीड टू हैव सम आइडिया, बिग आइडिया। एंड इफ यू हैव दैट बिग आइडिया, नो मैटर वेदर यू हैव मनी और यू डोंट हैव मनी, आप आगे बढ़ सकते हैं। जीरो कैपिटल से बढ़ सकते हैं, अगर कैपिटल है तो ठीक है, लेकिन यू कैन अचीव स्काइज, आसमान पहुंच सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। हमें ये बताया गया कि इस्लाम में दौलत जो है वो पसंदीदा चीज़ नहीं, इसी गलत बात बता दी गई। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले इत्तेफाक से ऐसे ही पढ़ रहा था, इस तकरीर के लिए नहीं, मैं पढ़ रहा था। सूरह नंबर 4 वर्स नंबर 5 है, यानी सूरह निसा में है। उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वला तुअतू अम्वालकुम, माल जो है बहुत कीमती चीज़ है। यतीम अगर कोई बच्चा है और उसका गार्जियन है, गार्जियन के पास उसका पैसे मौजूद है, तो कुरान ने कहा कि माल बच्चों को अदा ना करो जब तक कि वो सने रुश्द को ना पहुंच जाए। और उसके बाद कहा कि क़ियामल लिन्नास क़ियामल लकुम, ये जिंदगी को कायम रखने का जरिया है, ये फंडामेंटल है। पैसों के बगैर दुनिया की जिंदगी होती नहीं। दुनिया की जिंदगी अगर खड़ी है तो पैसों की वजह से है। इस आयत की तफसीर में इमाम ज़मख़शरी ने लिखा है, 2 बातें लिखी। एक लिखा है कि सहाबा माल को मोमिन का हथियार समझते थे जिससे गुर्बत से लड़ाई लड़ते थे। एक तलवार है, ये माल मोमिन का हथियार है जिससे गुर्बत से लड़ाई होती है। गुर्बत को कत्ल करना है, गुर्बत का खातिमा करना है, तो आपके पास ये तलवार, माल की तलवार चाहिए, इसके बगैर आप गुर्बत से लड़ नहीं सकते। दूसरा, सहाबा और ताबईन के पास ये था कि आदमी किसी के सामने मोहताज हो, इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो ताजिर बने। मोहताजी अच्छी चीज़ नहीं है,
इसमें सुफियान सौरी एक बहुत बड़े जज थे मुसलमानों के रहमतुल्लाह अलैह। सुफियान सौरी अपने आप में ताजिर थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप दुनिया परस्त हैं। ये कोई बीच में जो डिस्कशन चल रहा है, आ जाएं, सामने आ जाएं, अगर जगह नहीं हो तो आ जाइए, मगर बातें ना करें। आइए, फास्ट आइए, टोपी नहीं गिरेगी। इतना संभल संभल कर चल रहे हैं, कहीं टोपी गिर ना जाए, नहीं गिरेगी। तो सुफियान सौरी से किसी ने कहा कि तुम दुनिया परस्त हो। कहा कि मैं माल कमाता हूं, इसकी वजह से मुझे बादशाहों के दरबार में हाजिरी देनी नहीं पड़ती, और मालदारों की चापलूसी नहीं करता मैं, इसलिए इज्जत नफ्स के साथ मैं जो सही समझता हूं वो फैसले देता हूं। यानी कोर्ट्स को कभी भी हुकूमत से अलग रहना चाहिए। यहां ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में आज के ज़माने में, जस्टिस देने वालों को हुकूमत से दूर रहना चाहिए, लेकिन पैसे नहीं हो तो हुकूमतों के पास, हुक्मरानों के पास हाजिरी देनी पड़ती है, मालदारों की चापलूसी करनी पड़ती है। मैं ताजिर हूं इसलिए मैं सही फैसला कर सकता हूं। अगर मैं ताजिर नहीं होता तो फैसला वो करता जो मालदार के हक में होता, फैसला वो करता जो हुक्मरान चाहते। अगर मैं सही फैसला करने की पोजीशन में हूं तो इसलिए कि मैं अपने आप में ताजिर हूं। और कहा कि जिसके पास पैसे नहीं होते वो दुनिया परस्त हो जाता है। वो तलाश करता है कहां से पैसे मिलेंगे, किसको जो है कर्ज लेकर ना दिया जाए। शादी हो तो जहेज से पैसे मांगा जाता है। जो गरीब होता है वो दुनिया परस्त होता है, तरह तरह से पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। जो पैसे वाला होता है वो इज्जत नफ्स के साथ जीता है और इंसानों के लिए खर्च करता है, दीन के रास्ते में खर्च करता है। ये जवाब दिया सुफियान सौरी ने कि मैं दुनिया परस्त नहीं हूँ, मैं दुनिया को बरतता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ और इज्जत नफ्स की ज़िंदगी बसर करता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि 4 रास्ते आपके पास मौजूद हैं। आप चाहें तो रिसर्च में जाएं, डेवलपमेंट में जाएं, नई नई चीज़ें ईजाद करें। आप चाहें तो आगे गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें, ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, कुछ भी बने। नंबर 3 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में जाएंगे। और नंबर 4 आखिरी बात यह है कि नंबर 4 एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इसका इम्कान है, और औरतें भी बन सकती हैं। मैंने मिसाल दे दी है ना। कुरान ने कहा कि लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाई मिम्मक्तसब्न, मर्द के लिए वो है जो उसने कमाया, औरतों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया। कुरान ने एम्पावर किया, औरतें चाहें तो कमा सकती हैं, मना नहीं किया गया। फैमिली की जिम्मेदारी मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। लेकिन कमाना चाहें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, और इंडस्ट्रियलिस्ट बने, एंटरप्रेन्योर बने, पैसे कमाएं, इससे कुरान मना नहीं करता है। आखिर में 4 बातें आपके सामने रखता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं, और 4 बातों को एक्रोनिम की शक्ल में पेश करता हूं। वो फार्मूला है किस का फार्मूला, KISS, किस। बहुत से लोग खुश हो गए भाई सुनकर। K से मतलब है नॉलेज, I का मतलब है इंटरेस्ट एंड हॉबीज, S का मतलब है स्किल्स, और अनदर S का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। ये 4 टूल्स के जरिए से आप दुनिया में बड़ा मुकाम पा सकते हैं। नंबर 1 नॉलेज चाहिए। हमारे बच्चों से मैं चाहूंगा शाहीन के यहाँ से लौटने के बाद जो कुछ आपको डिग्री दी जा रही है वो ये डिग्री नहीं है कि यू हैव बिकम नॉलेजेबल, ये नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि अब नॉलेज हासिल करने के लायक हो गए हो, जाओ मैदान में इल्म हासिल करो। ये इल्म हासिल करने की डिग्री है, ये कॉम्पिटेंस की डिग्री है, ये एलिजिबिलिटी की डिग्री है कि एलिजिबल हो गए आप, जाकर अब नॉलेज हासिल कर सकते हो। हमने बुनियाद डाल दी है, इस बुनियाद पर इल्म की इमारत बनानी है। पढ़ने की आदत ना छोड़िए साहब, पढ़ना चाहिए। एक तो पढ़ाई होती है डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इसके अलावा पढ़िए, साइंस पढ़िए, नावल पढ़िए, कहानी पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, सहाबा की कहानी पढ़िए, कुरान की तफसीर पढ़िए, अहादीस को पढ़िए, मैगजीन्स को पढ़िए, लिटरेचर को पढ़िए, पढ़िए, नॉलेज हासिल कीजिए। यंगर जनरेशन का एक प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि इंफॉर्मेशन उनके पास है, नॉलेज नहीं है। ये जो डिजिटल दुनिया से जो हासिल करते हैं, इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
तो वो सब कुछ जानना चाहते हैं लेकिन किसी चीज़ में माहिर नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। पॉडकास्ट देखते हैं, पॉडकास्ट में जो बातें आती हैं वो मालूम है, फुटबॉल प्लेयर कितने में बिका वो मालूम है, कहाँ कौन सा जो है कबाब मिल रहा है वो मालूम है, कपड़े कौन से अच्छे हैं वो मालूम है, शूज़ कौन से अच्छे हैं मालूम है। इतना इन्फॉर्मेशन है बट नॉलेज नहीं है। किसी मौजू पर 10 मिनट बात नहीं कर सकते, ये जो डिजिटल दुनिया है। इसके लिए मैं चाहता हूं नॉलेज के लिए जो फॉर्मूला है वो है टी का मतलब है, टी का जो हेड है, यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। पैसों के बारे में, फैमिली के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, फिल्म के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। दैट इज ए डीपर नॉलेज। यू मस्ट नो एवरीथिंग। आप साइंटिस्ट बने तो यू मस्ट नो एवरीथिंग, आप बिजनेसमैन बने तो यू मस्ट नो एवरीथिंग। तो यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट वन थिंग एंड यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये बात समझ में आई? ये टी नॉलेज पैदा करना जरूरी है, नंबर 1 यहां से जाने के बाद। नंबर 2, हॉबीज पैदा कीजिए। कमाने के लिए तो आप काम करेंगे, टीचिंग करेंगे, साइंटिस्ट होंगे, लैब में काम करेंगे, दैट इज योर प्रोफेशन। बट व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट डू यू लव? आप किससे मोहब्बत करते हैं? जानवरों से मोहब्बत करें, पेट से मोहब्बत करें, दुनिया के मनाजिर से मोहब्बत करें, ट्रैकिंग पर जाएं, स्विमिंग सीखें, किताबें पढ़ें, बेहतरीन तराने गाएं, शायरी करें, क्रिकेट खेलें, दुनिया घूमने जाएं, बड़े बड़े बाइक्स राइड करें। भाई यू मस्ट हैव सम हॉबी। असल इंसान का वो पैशन होता है। पैशन से मुर्दा इंसान न बने। पैसे ही सब कुछ नहीं है। तो शायरी कीजिए, गाना गाइए, पढ़ाई कीजिए, दुनिया घूमिए, बहुत से हॉबीज होते हैं। आर्ट कीजिए, पेंटिंग कीजिए। ये सब हॉबीज पैदा करना है, ये इंसान का असल वैल्यू है। ये अभी जो सर फरमा रहे थे, इंटरव्यू में जाते हैं तो पिछले जमाने में डिग्री देखी जाती थी। मेरे पास कई डिग्रियां हैं, मेरी उम्र 58 है। आज तक मुझे उस डिग्री को कहीं बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पेपर ही मैंने नहीं बताया। वो पेपर मुझे सिर्फ काम आता है वीजा लेने के लिए। वीजा के लिए वो पूछते हैं क्या पढ़े लिखे हैं। जब इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग आपकी डिग्री नहीं देखते, आपका नॉलेज देखते हैं, आपके हॉबीज देखते हैं। सब्जेक्ट के अलावा आप बहुत सी मौजू पर बात कर रहे हैं, आप सियासत पे बात कर रहे हैं, आप शायरी पर बात कर रहे हैं, आप हांगकांग के पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, मलेशिया के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर सी के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सामने वाला समझता है भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ये सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं करता, ही नोज मेनी मोर थिंग्स। तो ज़रूरत नहीं पड़ती है पेपर की, रखिए सेफ्टी के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपके हॉबीज़ एंड आपका नॉलेज। तीसरी चीज़ है वो है स्किल्स। स्किल आना चाहिए आदमी को। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, खड़े होकर पब्लिक में तकरीर करें। कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए आपको, और बहुत से स्किल्स, लिखने के स्किल। आर्ट ऑफ राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइटिंग में अलग अलग राइटिंग होती है। बच्चों के नावल लिखना होता है एक अलग होता है, फेसबुक के वॉल पर लिखना हो तो उसकी तहरीर अलग होती है, इंग्लिश में लिखना हो तो एक अलग है, उर्दू में लिखने की तहरीर अलग है, बच्चों के लिए लिखना हो तो अलग तरीका है, कॉमिक्स लिखना हो तो अलग तरीका है, और आप फिक्शन लिखना हो तो अलग तरीका है, नॉन फिक्शन लिखना हो तो अलग तरीका है। स्किल्स आना चाहिए, लिखने के स्किल, बोलने के स्किल, कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए। वो इंसान की कदर कीमत में इजाफा कर देते हैं। और आखिरी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। हर इंसान को ये मालूम हो कि वो एक बॉडी रखता है, लेकिन असल में बॉडी से ज़्यादा हम स्पिरिट हैं। ये स्पिरिट उस वक्त पैदा हुई जब आदम पैदा हुए, और ये स्पिरिट कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हम मरेंगे तो हमारा जिस्म मरेगा, हमारी रूह नहीं मरेगी। इस रूह को आगे भेज दिया जाएगा आलम बरज़ख में, और अच्छे काम करें तो जन्नत में ये रूह जाएगी, वरना जन्नत नहीं है तो जहन्नम में जाएगी ये रूह। रूह तो इटरनल है, ये टेम्पररी है, कैरियर है, ये बस है, ये सवारी है। 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी, इसके पीछे बहुत पड़ते हैं हम। असल है अंदर की शख्सियत, उसको ठीक करना होगा। वो जो रूह है, रूहानियत उसको कहते हैं। खुदा से हमारा ताल्लुक़ हो, नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, ज़िक्र अस्कार हो, चैरिटी हो, खुश उसलूबी से बात करें, लय्यनत से बात करें, नर्म ज़ुबान में गुफ्तगू करें, लोगों को माफ़ करना सीखें, ग़ीबत ना करें, चुगली ना करें, बुराई बयान ना करें, गुस्सा ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, गाली ना दें। ये असल में रूहानियत है।
डिग्रियां तो मौजूद हो, जुबान पे गाली हो, डिग्रियां मौजूद हो, बीवी के साथ झगड़ा हो, डिग्रियां मौजूद हो, बच्चों की सही तरबियत नहीं, डिग्रियां मौजूद हो, अमानतदारी नहीं, बिजनेस में खयानत है, चोरी है, धोखाधड़ी है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। शाहीन ने जो तैयार किया है वो ये कि यहाँ से जाकर एक एक बच्चा अपने आप में एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग बने, अपनी रूह की हिफाजत करे और अपने रूह को तरोताज़ा करे, मुनव्वर करे। उसका एक ही तरीक़ा है, वो खुदा से लौ लगाना, कुरान का मुताला करें, नमाज़ों का अहतमाम करें, सच्चाई का अहतमाम करें। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का फ्रेमवर्क दिया है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो यू विल हैव स्पिरिचुअलिटी। अगर ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो वो जानवर की सतह पर इंसान उतर कर आ जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका। मैंने बताया कि आपको आज मुबारक हो तालीम और डिग्री। मैंने बताया कि उसमें 4 किरदार है, खुदा का, माँ बाप का, शाहीन का और आपकी मेहनत का। फिर मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड में आएंगे तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, वहाँ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। फिर मैंने बताया कि आप 4 में से एक कैरियर पाथ लेने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे या फिर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जाएंगे या फिर उसके बाद आप जाएंगे हुकूमत के इदारों में नौकरी के लिए या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये 4 बातें बताई और आखिर में मैंने फार्मूला आपको दिया कि ISS यानी नॉलेज पैदा करें, इंटरेस्ट इन हॉबीज़ पैदा करें और उसके बाद स्किल्स पैदा करें और स्पिरिचुअल इंसान बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सब पर सलामती नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला इल्म का नूर अता फरमाए और दुनिया में जहाँ भी जाएँ अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।